कहानी एक भूतिया जंगल में रहने वाले वशीकरण बाबा की। मेघालय और असम की सीमा के बीच एक शमशान जंगल में रात ने अपनी काली घुटने की हड्डी ओढ़ ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विवेक अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता है कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहां आता है तो उसे एक शैतान अपनी झाड़ी में ले जाता है। वो फिर ऐसे जंगल में हमेशा हमेशा के लिए बसा रहता है। विवेक को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़ जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर एक नदी किनारे रही थी और उस नदी को पार करते ही असम सीमा शुरू हो गई थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गए हैं। 25 साल का विवेक अब वह हवेली ठीक सामने खड़ी थी और जोर जोर से युफ रह रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कोई मंत्र तंत्र की विधि में होता है। विवेक गुप्तचर और दरवाजा खुला। उसने देखा कि एक अत्यंत विचित्र सा दिखने वाला बाबा वहां कुछ पत्थरों की पूरी कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत विवेक पर गई। अब वो जोर जोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विवेक बाबा को देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था वो पूरे खिलौने वो कहीं नहीं जा सका। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से बारिश के बदले बदलाव के कारण विवेक को बारिश पर शक हो रहा था। उसे लगा कि किसी और लड़के के साथ चक्कर आ रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और अंत में डिवोर्स तक पहुंच गए और साले उसे ठीक कर अपने दोस्त के घर रहना छोड़ दिया था। विवेक वर्षा पर शक करना पागल हो गया था। उसके दिमाग से बारिश का प्रॉपरेव निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो बस बारिश के बारे में ही सोचते रहते हैं। एक दिन वो बस से यात्रा कर रहा था तो उसकी नजर सीट पर लगी एक स्टिकर पर दी गई, जिस पे लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाया, और इसी के साथ एक और जानकारी भी लिखी थी। विवेक अब उसी पेटी पर पहुंच विफल हो गया, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी, पर एक अंदर गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विवेक की ओर देखे उनसे अपने आने का कारण पूछा। विवेक ने उस बाबा को सब कुछ बताया। बाबा ने विवेक की बातें सुनी, एक सोने की सी मूर्ति के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात की फोटो देखकर विवेक को यह मंत्र पढ़ता है। और धीरे धीरे से विवेक के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विवेक ने बाबा को हाथ जोड़कर पैसे देने के लिए कहा, लेकिन उस बाबा ने एक भी पैसा लेने के लिए मना कर दिया। विवेक वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब कर रहा था कि अचानक उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अंजनी रात में गांव की कच्ची सड़क पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो तेज गति से चलने की कोशिश करते थे, उसके कदम कदम पर ही ऊंचे ऊंचे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। विवेक अपने घर पहुंचा। उसने वर्षा की तस्वीर उतारी और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा वस्त्र और बाबा का दिया हुआ मंत्र का उच्चारण करने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कज़ा जमाने की कोशिश कर रही है। विवेक ने अपना सर चारों ओर कुचैया और जोर जोर से मंत्र पढ़ा। कुछ ही समय में वो काला साया वहां से गायब हो गया। विवेक रोज यही करता है। ऐसा करते हैं कई दिन गांव गए,
लेकिन विवेक की बीवी वर्षा अभी भी वापस नहीं आई। विवेक ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलकर लिया निर्णय। हवेली में जाकर उसने बाबा को बताया कि वर्षा अब तक उसकी रोशनी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपने विवेक के गले में जो लाल धागा है उसकी वशीकरण की शक्ति कम हो रही है। विवेक ने वो ड्रामा तुरंत जारी कर दिया। बाबा ने यह भी कहा था कि यदि वो वर्षा को इस हवेली में ला सकते हैं तो वर्षा निश्चित रूप से विवेक के पास आ सकती है। उस दिन जब विवेक अपने घर वापस जा रहा था तब भी ऐसा लगा कि उसकी पीठ पीछे की ओर आ रही है और उसे देखो जा रहा है। लेकिन विवेक जो वर्षा से अत्यंत प्रेम करता था, पाने के लिए वो भी कुछ करने के लिए यार हो गया, उसे असफल। अगले दिन विवेक ने वर्षा को कॉल किया और माफी के दोस्त के साथ उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया गया। वर्षा ने कुछ पल सोचे और फिर मन बना लिया। दोनों आज बहुत दिन बाद मिल रहे थे। बात करते करते विवेक वर्षावास को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची तो उसे एक अजीब सी घुघून का एहसास होने लगा। उसने विवेक को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विवेक जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा विवेक को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो गए थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। विवेक को अब बहुत अधिक लचीलापन लग गया था। कुछ देर बाद दरवाजा आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजे के उस पार देखा, वो देखकर विवेक के रोंगटे हो गए। वर्षा के अंदर उपकरण लगाया गया था और उसके शरीर के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। वो बाबा वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे कर देने वाली बात ये थी कि वर्षा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया का प्रदर्शन हो रहा था। बाबा ने विवेक को कहा कि अब वे क्या कहेंगे जो विवेक ने उनसे कहा था, लेकिन इसके बदले उसे ये काले साये की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को वहां से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह का तारा स्तंभ हो गया। वो एक जिंदा की मौत से ज्यादा और कुछ नहीं था। विवेक वर्षा की ऐसी स्थिति देखकर पूरी तरह से दहली हो गई थी। बाबा ने कहा कि वो वर्षा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साये ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में समा गया था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और पूरी तरह से हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उस बाबा ने अपने भयानक रूप में कहा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था, और उसने वर्षा की आत्मा को चुरा लिया, जिससे आप मुक्त हो गए और विवेक को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब दंग रह गए। विवेक वहां से भ्रमण भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहां से कुछ देर बाद वो नामकरण उस हवेली के सामने ही आ जाता है। धीरे धीरे उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में बस गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 साड़ी हुई मौतें मिलीं।